हाय बच्चों। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं क्लास 11th के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊँगा एनुअल एग्ज़ाम्स के लिए। तो आपके सामने ये वीडियो आ चुका है। या इस वीडियो के अंदर मैं 11th क्लास फिजिक्स के एनुअल एग्ज़ाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। तो बिना टाइम बर्बाद किए अपन इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एनुअल पेपर अपन सॉल्व कर रहे हैं, सैम्पल पेपर शुरू करते हैं। विच क्वांटिटी डू नॉट हैव एनी डायमेंशन, इनमें से कौन सी क्वांटिटी की डायमेंशन नहीं होती है? तो फोर्स की डायमेंशन होती है, मोमेंटम स्पीड की भी होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई डायमेंशन नहीं होती। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई डायमेंशन नहीं होती। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ 1 सेकंड? 1 सेकंड एंगल की वैल्यू क्या होती है? तो 1 सेकंड एंगल की जो वैल्यू होती है वो 4.85 इंटू 10⁻⁶ रेडियन होती है। इसको निकाला भी जा सकता है। ठीक है, बुक के अंदर इसकी वैल्यू दे रखी है, एनसीईआरटी में आप याद भी कर सकते हो। थर्ड है द टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज मेजर्ड बाय थर्मोमीटर आर T1 T2। कैलकुलेट द टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा? तो टेम्परेचर डिफरेंस निकालना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। 50 में से 20 जाएगा, 30 आएगा। सिंपल क्वेश्चन है। विच क्वांटिटी इज स्केलर इन गिवन क्वांटिटी? जो भी क्वांटिटी दे रही है उसमें स्केलर कौन है? यानी तीन वेक्टर है, एक स्केलर है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, मोमेंटम वेक्टर है, एक्सेलरेशन वेक्टर है, स्पीड आपकी स्केलर क्वांटिटी है। टू पैरेलल रेल ट्रैक्स रन नॉर्थ साउथ। ठीक है, दो ट्रैक्स है, नॉर्थ साउथ में चल रहे हैं। ए मूव्स नॉर्थ विद स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर एंड ट्रेन बी मूव्स साउथ विद स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी यूजिंग वेक्टर्स? ठीक है, वेक्टर का क्वेश्चन है। इसमें ये बोल रहा है कि 54 है नॉर्थ की तरफ, 90 है साउथ, मतलब अपोजिट है जस्ट। एक नॉर्थ एक साउथ तो अपोजिट हो गए। तो आप दोनों को माइनस कर दो, तो 90 माइनस 54, सीधा सीधा माइनस कर दो आप। 10 में से 4 गया तो 6, और 8 में से 5 गया तो 3 आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो 36, और मीटर पर सेकंड में दे रखा है तो उसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर दो। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, 10 मीटर पर सेकंड, ये आपका आंसर आ जाएगा। व्हाट आर द टू एंगल्स फॉर इक्वल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन? प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए जो भी एंगल होते हैं उनका जो सम होता है वो 90 डिग्री होता है। तो इसमें किसको जोड़ने पर 90 आ रहा है? 18, 36, 30, 30 और 60 को जोड़ने पर आपका 90 आ रहा है, तो ये भी आपका हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है सर। अ बैट्समैन हिट्स बैक अ बॉल स्ट्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ द बॉलर without changing its initial speed of 12 मीटर पर सेकंड। If the mass of the ball is 0.15, determine the impulse imparted on the ball। impulse जो होता है वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। impulse बराबर चेंज इन मोमेंटम, यानी कि चेंज इन मोमेंटम जो होता है फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम होता है। ठीक है ना, तो 2 mv आप लिख सकते हो उसको, है ना, क्योंकि mv जाते वक्त का mv और आते वक्त का भी क्या होता है mv, दोनों को माइनस करेंगे तो एक ऑलरेडी नेगेटिव होगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 2 mv आएगा। ठीक है, इम्पल्स की बात कर रहा हूँ, मोमेंटम माइनस का 2 mv आता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन टू 0.15 इंटू स्पीड आपको दे रखी है 12। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। पॉइंट हटेगा, ऐसे पॉइंट हटाने की जरूरत नहीं, सीधे कर देते। 15 दूनी 30 हो जाएगा, 12 तीस 36 हो जाएगा, 3.6 आपका आ जाएगा। डिटरमाइन द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन in which a box lying on the floor will remain stationary given that the coefficient of static friction between the box and the train's floor is 0.15। 0.15 है, तो आपको मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालना है। तो आप क्या करोगे यहाँ पर, जो फ्रिक्शन फोर्स होता है यानी कि म्यू एन, यानी कि म्यू एम जी, उसको बराबर कर दोगे किसके, मास इनटू एक्सेलरेशन के। मैक्सिमम निकालना है इसलिए बराबर कर दोगे, बाकी फॉर्मूले में तो लेस देन इक्वल टू होता है। तो ऐसे एम से एम तो इससे कट जाएगा। ए निकालना है मुझे तो म्यू जी हो जाएगा सीधा। तो म्यू आपका दे रखा है 0.15, और जी आप 10 मान लो, तो 1.5 समथिंग आ जाएगा। ठीक है ना, क्लियर। नाइन्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रेशर ऑन द स्विमर 10 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ लेक? 10 मीटर नीचे कितना प्रेशर लगेगा ये आपको बताना है। तो देखो 10 मीटर नीचे कितना प्रेशर लगेगा, प्रेशर जो होता है उसका फॉर्मूला होता है ρgh। पानी की जो डेंसिटी होती है वो 1000 होती है, यानी 10⁻³ जी जो होता है वो आपका 10 लेना है, और हाइट भी आपको 10 दे रखी है, तो ये आपका 10⁵ तो 10⁵ जो होता है वो 180 के बराबर होता है। ठीक है, 180 यहाँ पे ऑप्शन नहीं है क्योंकि इसने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी काउंट किया है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो खुद भी 180 होता है। तो 180 प्लस 180 कितना हो जाएगा, 280। तो 280 का प्रेशर लगेगा। द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर एट सी लेवल इज 1.29। सी लेवल पे ये होती है। एज्यूम दैट इट डज नॉट चेंज विद एल्टीट्यूड, देन हाउ हाई वुड द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड? ये भी इसी फॉर्मूले से निकल जाएगा।
H बराबर होता है P अपन रो जी। ठीक है, तो प्रेशर जो है आप ले लोगे 10⁵ ठीक है, और रो जो है वो आप क्या लोगे, रो जो दे रखा है वो आप लोगे ना 1.29, और जी आपको 10 ही लेना है। तो एक 10 से एक 10 तो वैसे कट जाएगा, 10⁴ बचेगा। फिर आंसर जो है किलोमीटर में दे रखा है, तो 3 जीरो अलग कर दो, 10 से डिवाइड होगा 1.29। तो 10 से अगर आप 1.29 डिवाइड करो तो 10 तो नहीं आएगा आंसर, ज़्यादा भी नहीं आएगा, कम ही आएगा, या तो 8 या 5 आएगा। तो 5 बहुत ज़्यादा कम हो गया, 8 भी नहीं आएगा, 8 के थोड़ा आसपास आएगा। ठीक है ना। व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन कॉल्ड एज, स्ट्रेस से स्ट्रेन का जो रेशियो होता है वो क्या कहलाता है? तो स्ट्रेस से स्ट्रेन का जो रेशियो वो इलास्टिसिटी कहलाता है। ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। ऑन विच मटेरियल बर्नौलीज थ्योरम अप्लाइड, सॉलिड, लिक्विड, एयर, बोथ बी एंड सी। तो बर्नौली की थ्योरम दोनों पे अप्लाई होती है, लिक्विड पे भी अप्लाई होती है और एयर पे भी अप्लाई होती है। विच ऑफ देम इज नॉट द यूनिट ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट, इनमें से कौन टेम्परेचर मेजरमेंट की यूनिट नहीं है? तो सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है, केल्विन भी है, ये कुछ अलग ही चीज़ है। ठीक है ना, इसको छोड़ दो। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर विच क्वांटिटी डू नॉट चेंज, टेम्परेचर बढ़ने पर कौन सी क्वांटिटी नहीं बदलती है? ठीक है, तो प्रेशर बदलेगा, वॉल्यूम बदलेगा, इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर के साथ चलती है, नंबर ऑफ मोल्स से बदलेगी आपके। ऑन विच कंजर्वेशन प्रिंसिपल फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक बेस्ड ऑन, थर्मोडायनेमिक किस पे प्रिंसिपल किस पे बेस्ड होता है? तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होता है। विच क्वांटिटी इज नॉट रिलेटेड टू एसएचएम ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल के एसएचएम से क्या रिलेटेड नहीं है? एनर्जी, एम्पलीट्यूड, रोटेशन जो है वो एसएचएम से रिलेटेड नहीं है। एल्दो आप रोटेशन कंसिडर करते हो एसएचएम में, ठीक है ना, पर वो सिर्फ एक एनालॉजी की तरह आप उसको लेते हो, है ना, उसका पार्ट नहीं है वो। फिर 17 क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय इम्पल्स, इम्पल्स क्या होता है? तो इम्पल्स जो होता है वो चेंज इन मोमेंटम जो होता है, चेंज इन मोमेंटम वो इम्पल्स होता है, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम, लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम, बहुत ही छोटे टाइम के लिए लार्ज फोर्स जब एक्ट होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? इम्पल्स, है ना, शॉर्ट में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या कहता है? तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है, ये एक्सेलरेशन एक्सर्टेड बाय, एक्सर्टेड ऑन पार्टिकल, पार्टिकल पे जो एक्सेलरेशन लगता है ड्यूरिंग फ्री फॉल, ठीक है, जब वो फ्री फॉल में होता है, ऑन अर्थ, अर्थ के ऊपर, अर्थ के ऊपर जब पार्टिकल फ्री फॉल में होता है जो उस पर एक्सेलरेशन लगता है, ठीक है, उसी को अपन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, ये ड्यू टू अर्थ होता है। ठीक है ना, इसलिए अपन इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं ना। ग्रेविटी यहाँ पे अर्थ को रिप्रेजेंट करता है, इसकी वैल्यू जो होती है वो 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी एवरेज वैल्यू है। ठीक है ना, बाकी वैल्यू चेंज होती रहती है। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड ऑफ मास m लेंथ l अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट थ्रू वन एंड। तो सेंटर से नहीं, एंड से पूछ रहा है, अगर जब भी एंड से पूछता है तो हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करते हैं। सेंटर से हमको पता है एंड से पूछ रहा है, तो सेंटर से एंड की डिस्टेंस l/2 हो जाएगी, लेंथ l है, l/2। ठीक है, पूरी लेंथ इसकी l है ना, और मास इसका m है। तो सेंटर से जो होता है वो कितना होता है? तो पैरेलल इनर्शिया हो जाएगा, सेंटर वाला होता है, देखो सकते हो, सेंटर से प्लस मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। तो सेंटर से कितना होता है? 1/12 ऑफ ml² होता है, और जो डिस्टेंस है वो कितनी है? l/2 का स्क्वायर कर दोगे आप। तो देखो l/2 का स्क्वायर l²/4 आ जाएगा। फिर 1/12 और 1/4 जो होता है वो आपका 4/12 यानी कि 1/3 हो जाएगा, तो 1/3 ml², ये आपका पैरेलल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, 1/3 इसका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 20, गिव लोकेशन फॉर सेंटर ऑफ मास ऑफ ट्रायंगुलर लेमिना, ट्रायंगुलर लेमिना का जो सेंटर ऑफ मास होता है, ठीक है, वो कहाँ होता है? जहाँ पर उसकी मीडियन, मीडियन जो होती है, जो किसी भी वर्टिक्स से निकलकर, वर्टिसेस से निकलकर लाइन को ऐसे करती है, उसको अपन मीडियन बोलते हैं। मीडियन जो होती है वो जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है उसको बोलते हैं सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड होता है, वो होता है सेंटर ऑफ मास ऑफ ट्रायंगुलर लेमिना। ठीक है ना, किसी भी ट्रायंगल का सेंट्रॉइड जो होता है वो सेंटर ऑफ मास होता है। क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म एल शेप लेमिना।
थिन प्लेट शोन इन द फिगर में दे रखा है आपको एक, इसका मास जो है 3 kg, 3 kg तीनों में 1 1 डिवाइड हो जाएगा, इसका 1 kg, इसका 1 kg और इसका 1 kg। फिर फॉर्मूला जो होता है सेंटर ऑफ मास का वो होता है, क्या लिख देता हूँ, m1x1 प्लस m2x2 लिख देता हूँ, चलो m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। ये फॉर्मूला है x का, और y का भी यही फॉर्मूला होता है। तो देखो ये तीनों के कोऑर्डिनेट चाहिए आपको, है ना, तो कोऑर्डिनेट इजीली निकल जाएंगे। यहाँ पर अगर 1 1 आ रहा है तो ये 0.5 और 0.5 है, ठीक है ना, वन हाफ लिख दो बोले, हाफ 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 और हाफ। और ये जो कोऑर्डिनेट होगा ये आपका एक्स पे तो हाफ है, और वाई पे जो है कितना है 1 प्लस हाफ यानी कि 3/2। वैसे ये आपका एक्स पे 3/2 है और वाई पे कितना है आपका 1/2, ठीक है ना। अब आप इसको फॉर्मूले में रख दो। तो पहला देखो मास सबका सेम है, सबका मास सेम है 1 1 1, ठीक है, तो 1 1 लिख दो बोले, बा चलो 1 इंटू इसका जो होगा कोऑर्डिनेट वो क्या हो जाएगा 1/2, प्लस ऊपर वाले का 1 इंटू क्या है आपका एक्स कोऑर्डिनेट 1/2, और साइड वाले का 1 इंटू 3/2 डिवाइडेड बाय तीनों का जो मास है वो कितना है 1 प्लस 1 प्लस 1, तो आधा आधा एक हो जाएगा, ठीक है। और एक सही, एक और एक दो, दो से दो 2.5 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे तब का 1 2 3 आ रहा है, चाहो तो आप इसको फ्रैक्शन में लिख दो बोले 3 4 5, तो 5/2 हो जाएगा, ठीक है। तो 5/2 लिख देता हूँ यहाँ पे 5/2, और नीचे आपका कितना आएगा 3 आएगा, है ना, तो 5/3 2 जा 6, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। जो भी यूनिट है उसमें यूनिट मेंशन नहीं है तो यूनिट लिख देंगे खाली, ये एक्स होगा। और इंटरेस्टिंग बात है कि वाई भी यही आएगा, है ना, निकाल के देख सकते हैं अपन, वाई के लिए भी सेम ही कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, ठीक है ना, एक्स भी आएगा वाई भी आएगा, इसी तरीके से निकलेगा वाई। यहाँ पे x1 की जगह y1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पे आता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी फॉर अर्थ। अर्थ के लिए जो एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू होती है वो अपन निकाल सकते हैं, रूट ऑफ gm/r, ऐसा कुछ फॉर्मूला इसका, ठीक है ना, √2 g r ऐसा कुछ फॉर्मूला भी है। सॉल्व करोगे इसको तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 11.2 किलोमीटर पर सेकंड आपकी निकल के आती है, ठीक है ना, ये इसकी वैल्यू निकल के आती है एस्केप वेलोसिटी की। क्वेश्चन नंबर 23 पे आता है, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट वन ऑफ इट्स डायमीटर। डिस्क का निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर से, ठीक है। तो ये डायमीटर होती है, डायमीटर से अगर आप घुमाते हो तो कितना आएगा, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का क्वेश्चन है, ठीक है। डायमीटर से निकालना यानी कि एक्स से निकालना है, ठीक है। तो आई परपेंडिकुलर बराबर आई एक्स प्लस आई वाई होता है, तो आई एक्स और आई वाई सेम ही आएगा, डायमीटर से किसी भी एंड से निकालो, ठीक है। तो मैं इसको 2 IX लिख देता हूँ, और आई जो परपेंडिकुलर से निकालते हैं डिस्क का, तो वो अपना आता है mr²/2, तो mr²/2 इज इक्वल्स टू 2 IX। यहाँ से आई एक्स का कितना आ जाएगा mr²/4 आ जाएगा, ये अपना आंसर आएगा। 24, फाइंड द टॉर्क ऑफ ए फोर्स दिस अबाउट द ओरिजिन। फोर्स एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल वुज पोजीशन वेक्टर दे रखा है, टॉर्क निकालना है। टॉर्क का फॉर्मूला जो होता है वो r×f होता है, तो आपको r और f दोनों दे रखा है, तो r×f करना पड़ेगा आपको इसके अंदर। तो आई जे और के, आर के जो कोऑर्डिनेट्स है वो 1 - 1 एंड 1 1 -1 एंड 1, और एफ के जो कोऑर्डिनेट है वो 7 3 और -5, 7 3 एंड -5। सॉल्व करेंगे इसको, पहले आई को लेंगे तो माइनस माइनस प्लस 5 आएगा, -3 × 3, फिर माइनस जे को लेंगे, है ना, ये प्लस का है माइनस का होता है, तो -5 -7, फिर प्लस के को लेंगे अपन, तो 3 × 3 माइनस माइनस प्लस 7 × 7, ठीक है। तो 5 में 3 गए तो 2i, ठीक है, इधर 7 और 5 12, माइनस माइनस प्लस 12j, और 7 और 3 10 प्लस 10k। ये जो आया अपना है फोर्स मतलब टॉर्क है, ठीक है ना, सीधा टॉर्क ही निकलेगा इस फॉर्मूले से। फिर 25वां क्वेश्चन, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग अबाउट अ टेंजेंट टू द सर्कल ऑफ द रिंग। टेंजेंट से मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है, ठीक है ना। टेंजेंट से मतलब क्या होता है, ये आपका सर्कल है,
ठीक है, इसके टेंजेंट से निकालना है, वैसे टच करके जो लाइन निकलती है उसको टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है, मोटर रिंग अबाउट द टेंजेंट टू सर्कल ऑफ द रिंग, है ना। तो रिंग के टेंजेंट से जो इनर्शिया है तो वो आपको निकालना है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम अपन यूज़ करेंगे। पैरेलल एक्सिस थ्योरम में क्या होता है, आई सेंटर वाला प्लस वही एम डी स्क्वायर। तो सेंटर से कितना होता है, तो रिंग का सेंटर से एम आर स्क्वायर होता है। ठीक है ना, सेंटर से एम आर स्क्वायर होता है ना, ऊपर से आ रहा है, एक्सिस जेड है, ध्यान रखना। ठीक है, जेड एक्सिस से बात कर रहे हैं, नहीं मेंशन है, अगर एक्सिस तो जेड एक्सिस ही होता है बाय डिफॉल्ट, या तो एक्सिस मेंशन हो या बाय डिफॉल्ट जेड होता है। फिर मास का एम हो जाएगा और डिस्टेंस कितनी होगी आर, तो एम आर स्क्वायर, तो एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 mr स्क्वायर। ठीक है ना, ये इसका आंसर आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। डिफाइन हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी। हुक्स लॉ क्या है, हुक्स लॉ यही है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है, इसको लैंग्वेज में लिखना होगा। ठीक है ना, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, या सिग्मा इज इक्वल्स टू ई ई ना, कांस्टेंट लग जाता है हुक्स लॉ। व्हाट डू यू मीन बाय एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन आइदर साइड ऑफ मीन वैल्यू, आइदर साइड ऑफ मीन वैल्यू इन एस एच एम। एस एच एम के अंदर मीन वैल्यू के आइदर साइड में जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है ना, दोनों साइड में जो मैक्सिमम जितना पार्टिकल जा सकता है उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, इक्वेशन में y बराबर a साइन ओमेगा टी, इसमें a जो है वो एम्पलीट्यूड है। डिफाइन टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड जो होता है ये वो टाइम है जिसमें एक ऑक्सीलेशन पूरा हो जाता है ना। द टाइम इन विच वन ऑक्सीलेशन विल कंप्लीट, वन ऑक्सीलेशन विल कंप्लीट। एक ऑक्सीलेशन जितने टाइम में कंप्लीट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 29। लेट अस कंसीडर एन इक्वेशन हाफ एम वी स्क्वायर इजिकल्स टू एम जी एच। हाफ एम वी स्क्वायर किसके बराबर दे रखा है, एम जी एच के, वेयर m is the mass of the body and v is the velocity, g is the acceleration due to gravity। और सब दे रखे, चेक whether the equation is dimensionally correct है या नहीं है, चेक करना है। तो डायमेंशन ही चेक करना है, डायमेंशन रख दो इनकी। हाफ की कोई डायमेंशन नहीं होती, मास की डायमेंशन m हो जाएगी, स्पीड की डायमेंशन होती है lt माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा, मास की डायमेंशन वापस m, एक्सेलरेशन की होती है lt माइनस टू, और जो हाइट है वो एक तरह की लेंथ है तो उसकी l होगी। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो m, l इनका स्क्वायर तो l स्क्वायर हो जाएगा, और t माइनस वन इंटू टू माइनस टू हो जाएगा। इधर भी सॉल्व करेंगे तो देखो m, l इंटू एल क्या होगा, l स्क्वायर, और t का माइनस टू तो है ही यहाँ पे, तो दोनों के बराबर है, बराबर है, तो एल एच एस इजिकल्स टू आर एच एस। तो आप लिखोगे यस डायमेंशनली करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट, है ना। आपस में करेक्ट हो जरूरी नहीं है, डायमेंशनली करेक्ट होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30। A drunkard walking on a narrow lane takes 5 steps forward and 3 steps backward, followed again by 5 steps forward। देखो 5 स्टेप तो क्या कर रहा है, फॉरवर्ड ले रहा है, फॉरवर्ड, और 3 स्टेप क्या कर रहा है, बैकवर्ड ले रहा है। यानी कि अगर एक बार में चलता है, ठीक है, तो 5 स्टेप फॉरवर्ड और 3 स्टेप बैकवर्ड लेगा। तो अच्छा आगे और पढ़ लेते एक बार। ईच स्टेप इज 1 मीटर लॉन्ग एंड रिक्वायर्स 1 सेकंड। Plot the xt graph of the motion, determine graphically and otherwise how long the drunken man takes to fall in the pit 13 मीटर away from the start। तो पहले ग्राफ बना लेते हैं इसका। देखो ग्राफ तो कैसे बनेगा, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा डेटा को कंसाइज करना पड़ेगा। तो हर बार में क्या हो रहा है, जो दे रखा है ना इसने, कि 5 स्टेप फॉरवर्ड 3 स्टेप बैकवर्ड ले रहा है, यानी कि ये 5 बार तो आगे जाएगा ना, 5 सेकंड तक तो आगे जाएगा। मान लो ये 5 सेकंड है, ठीक है, 1 2 3 4 5, फिर 6 7 8, तो 5 सेकंड तक तो आगे जाएगा। ठीक, कितना आगे जाएगा, तो 1 2 3 4 5 तक चला जाएगा। ठीक है, तो 5 सेकंड में 5 तक चला जाएगा ये। फिर क्या होगा, 3 स्टेप बैकवर्ड आएगा, तो 3 स्टेप बैकवर्ड आने का मतलब ये है कि 3 स्टेप कम आ गया। तो कहाँ पे आया हुआ एक्चुअली, 2 स्टेप पे पहुंचा है। तो 8 सेकंड में 2 स्टेप, 8 सेकंड में कितने स्टेप कवर करेगा, 2 स्टेप कवर करेगा ओनली।
क्योंकि 5 आगे जाके 3 पीछे भी तो आ रहा है, ठीक है। 8 स्टेप हो गया, 8 सेकंड में, 8 सेकंड में 2 स्टेप कवर करेगा। फिर वापस 5 आगे जाएगा, 3 पीछे आएगा, फिर वापस 5 आगे जाएगा, 3 पीछे आएगा, फिर आप 5 आगे जाएगा, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है ना। ये उसका मोशन होगा। तो ये ग्राफ इसका इस तरह का बनेगा, एक्स और टी का। फिर आगे ये बोल रहा है कि इसको 13 मीटर दूर के गड्ढे में गिरने में कितना टाइम लगेगा। तो 13 मीटर दूर अगर इसको जाना है तो 13 से एक काम करो, 13 मीटर है उसमें से आप एक काम करो, 5 तो कम कर दो सीधा सीधा, है ना, क्योंकि जब 5 का गैप बाकी होगा तभी सीधा अंदर ही गिरेगा, ठीक है। तो ये क्या बचेगा, 8 बचेगा। अब 8 का देख लो, 8 स्टेप इसको सीधे सीधे ले लेने हैं, 2 स्टेप में 8 सेकंड लग रहे हैं। तो 8 कब होंगे, 2 4, तो 4 बार में 8 स्टेप मतलब कंप्लीट हो जाएंगे इसके, 4 बार में, है ना। 4 बार मतलब एक बार में वो 2 स्टेप चल रहा है ना, तो 4 बार में 8 स्टेप चलेगा, और एक बार में 8 सेकंड लग रहे हैं, तो 4 बार में 8 चौक 32 सेकंड लगेंगे। 32 सेकंड लगने के बाद में वो 8वें पॉइंट पे है, 8 से 13 पे जाने में उसको 5 सेकंड लगेंगे, और 5 सेकंड बाद वो 13 में गिर जाएगा, ठीक है। उसको बस पीछे आने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 8 सेकंड मतलब आठवें आठवें पॉइंट पे आके, आठवें पॉइंट पे आके जब वो 1 2 3 4 5वां चलेगा तो वो गड्ढे में गिर जाएगा, ठीक है ना। तो उसको बस पीछे नहीं आना है ना, तो बीच के कुछ पॉइंट्स मिस हो जाएंगे। तो 8 तक तो क्लियर है, उसके बाद में सिर्फ क्या लग रहा है, 5 सेकंड लग रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना लग रहा है, 32 सेकंड जो अपन ने गिन लिया है, ठीक है। तो 32 प्लस 5 और गिन लो, 37 सेकंड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा 37 सेकंड। फिर अगला क्वेश्चन, व्हाट इज अ प्रोजेक्टाइल मोशन, डायरेक्ट रिलेशन फॉर हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, प्रोजेक्टाइल का मतलब होता है कि जब कोई पार्टिकल ग्रेविटी के रेस्पेक्ट में इंक्लाइन मोशन करता है, इस तरह से आप फेंकते हो किसी चीज़ को, इस जगह गिरती है, ठीक है ना। तो इंक्लाइन मोशन होता है, इंक्लाइन थ्रो करते हो किसी चीज़ को ग्रेविटी के रेस्पेक्ट में, ठीक है। सीधा ऊपर वर्टिकल थ्रो ना करके आप क्या करते हो, थोड़ा सा इंक्लाइन फेंकते हो, है ना, किसी एंगल पे थ्रो करते हो। व्हेन एन ऑब्जेक्ट थ्रोन विद सम एंगल इट परफॉर्म्स पैराबोलिक पाथ, ठीक है ना। पैराबोलिक पाथ परफॉर्म करता है, पैराबोलिक पाथ होता है, ध्यान रखना है। तो सच मोशंस आर कॉल्ड एज प्रोजेक्टाइल मोशन, क्लियर है। फिर उसके बाद में ये पूछ रहा है हॉरिजॉन्टल रेंज का डेरिवेशन क्या होगा, हॉरिजॉन्टल रेंज का रिलेशन निकालना है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने के लिए, आर निकालने के लिए आपको पहले टी निकालना पड़ेगा। ये आपको पता होना चाहिए टी क्या होता है। टी जो होता है वो 2u साइन थीटा अपॉन जी होता है, जहाँ पर u जो है वो इसकी इनिशियल स्पीड है, जी जो है वो एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी है, ठीक है, और थीटा जिस एंगल से उसको फायर किया है, और टी जो है वो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है, कितने टाइम तक वो यहाँ से यहाँ तक पहुंचा। तो आर निकालने के लिए क्या करना होता है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करना होता है। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आप यू कॉस थीटा, दो वेलोसिटी होती है इसमें, एक तो हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, एक यू कॉस थीटा और एक यू साइन थीटा, ठीक है। तो यू कॉस थीटा इंटू टाइम की जगह आपका आ जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन जी, ठीक है। यहाँ पर आप चेक करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, और यू स्क्वायर को छोड़ दो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा, तो sin 2 थीटा अपन जी, ये आपका आर आ जाएगा। बाकी डायग्राम बनाना ही है और डेफिनेशन वगैरह सब आपको लिखनी है। A car is moving with a speed of 15 meter per second in a certain direction. Find its speed after 10 seconds if it covers 200 meter in 20 seconds. ठीक है, 10 सेकंड बाद की स्पीड पूछ रहा है, अगर 200 मीटर कवर करती है 20 सेकंड में, तो एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा पहले। एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, एस बराबर क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट 200 दे रखा है, यू आपका 15 है, टी आपको यहाँ पर जो दे रखा है वो 20 है ना, और हाफ एक्सेलरेशन निकालना है, और टी आपका 20 है, क्लियर। अब इसको सॉल्व करने लग जाओ, तो ये तो बड़ा 200 ही रहेगा, ठीक है। 15 दूनी 30, 300 हो जाएगा, प्लस हाफ ऑफ 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा, और ए है, तो ये तो कटेगा 200 आ जाएगा, ठीक है। इधर से क्या करो, 200 में से 300 माइनस करो तो माइनस का 100 आएगा, इजिकल्स टू 200 ए। तो यहाँ से एक्सेलरेशन जो है वो माइनस का 1/2 आ जाएगा, 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन मिल गया, तो अब 10 सेकंड बाद की स्पीड निकाली जा सकती है।
तो v बराबर क्या होता है u प्लस 80। तो 10 सेकंड बाद की स्पीड, इनिशियल स्पीड 15 है, एक्सेलरेशन जो है वो माइनस का 1/2 है, और टाइम जो है वो 10 है। 2 से 10 कटा तो कितना आएगा, 5, माइनस का 5 गया तो 10 मीटर पर सेकेंड। ये अपना v आ जाएगा। The position of particle is given by this, where t is a second and coefficient have the proper unit। ठीक है, सब हमें यूनिट में है। फाइंड द मैग्नीट्यूड, तीन चीजें निकालनी है, vt at निकालना है। तो r आपको जो दे रखा है वो 3t i कैप प्लस 2t स्क्वायर j कैप प्लस 5k। तो आपको पहले v निकालना है, तो v क्या होता है dr बाय dt। तो डिफ्रेंशिएट कर दो, तो 3t का 3 आएगा, 2t स्क्वायर का 4t आएगा, है ना, क्योंकि t स्क्वायर का 2t आएगा, और j कैप तो है ही है, और 5 के आपका 0 हो जाएगा, ठीक है ना, तो कांस्टेंट का 0 होता है। तो v जो वेक्टर में आएगा वो तो मेरा आएगा 3i प्लस 4tj प्लस प्लस क्या, 0 के भी हटा दो, बस इतना ही है। फिर a निकालना है, तो a जो होता है वो dv बाई dt होता है, तो उसको वापस डिफ्रेंशिएट कर दो, 3i का 0 हो जाएगा और 4t का 4 बचेगा खाली, तो 4j आंसर है, v निकल गया। तो v और a तो निकल गए। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ v एट t इजिकल्स टू 1 सेकंड। t इजिकल्स टू 1 सेकंड पे v के बारे में पूछ रहा है, तो v जो है वो 3i प्लस 4tj है, तो 1 सेकंड में कितना हो जाएगा, 3i प्लस 4, 1 रख दो यहाँ पे, ठीक है, तो 3i प्लस 4j आएगा। तो इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो तो होगा अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, डेट इज 5। ठीक है, 3 4 का 5 आता है आंसर, सभी को पता होगा। ठीक है, और डायरेक्शन की अगर मैं बात करूँ, तो डायरेक्शन होता है y अपॉन x होता है, यानी कि 4/3 हो जाएगा। ठीक है ना, किसके बराबर, टेन थीटा के बराबर, टेन थीटा इजिकल्स टू 4/3, ये डायरेक्शन। नेक्स्ट, अ क्रिकेट बॉल इज थ्रोन एट स्पीड ऑफ 28 मीटर पर सेकंड। यू दे रखा है आपको 28 मीटर पर सेकंड, और एंगल जो है आपको दे रखा है 30 डिग्री अबव हॉरिजॉन्टल। कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट, एच निकालना है, तो एच का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, यू कितना है आपका 28 है, तो 28 इंटू 28, तो साइन स्क्वायर थीटा यानी कि साइन 30 डिग्री का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जी कितना लोगे आप, 10 ले लोगे। ठीक है, एच निकल जाएगा यहाँ से आपका। टाइम टेकन बाय बॉल टू रिटर्न द टू द सेम लेवल, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। टाइम ऑफ फ्लाइट में बॉल वापस उसी लेवल पे आ जाती है, तो उसका फॉर्मूला होता है 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो 2 इंटू 28 और साइन 30 डिग्री, और जी की जगह अपने को 10 लेना है। उसका सी जो है वो द डिस्टेंस फ्रॉम द थ्रोअर टू द पॉइंट वेयर द बॉल रिटर्न्स टू द सेम लेवल, आर निकालना है। आर का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो यू स्क्वायर वही 28 इंटू 28, और साइन 2 थीटा यानी कि साइन 2 इंटू 30 डिग्री अपॉन 10। तो इसको फर्दर आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना, तीन चीजें इसमें निकालनी है। एन इंसेक्ट ट्रैप्ड इन अ सर्कुलर ग्रूव of radius 12 centimeter moves along the groove steadily and completes 7 revolution in 100 second. What is the angular speed? एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन टी होता है। ठीक है ना, 7 रिवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है 100 सेकंड में, तो देखो 7 रिवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है, तो एक रिवोल्यूशन, वन रिवोल्यूशन में जो एंगल कवर होता है, एक रिवोल्यूशन का जो एंगल होता है वो कितना होता है, 2 पाई, एक रिवोल्यूशन का एंगल। ठीक है ना, और 7 रिवोल्यूशन में कितने एंगल कवर कर लेगा, तो 7 रिवोल्यूशन में कितने एंगल कवर कर लेगा, तो 7 इंटू 2 पाई, है ना, 7 रिवोल्यूशन में 7 इंटू 2 पाई, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, तो 14 पाई। तो एंगल तो आपका 14 पाई आ जाएगा। फिर बोल रहा है कि टाइम, तो टाइम कितना लगा है, तो 100 सेकंड बोल रहा है, तो आप 100 सेकंड से डिवाइड कर दोगे, तो ओमेगा जो है आपका 14 इंटू, इसको आप 22/7 भी लिख सकते हो, तो 22/7 इंटू 100। ठीक है, ये आपका मिल जाएगा, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। ठीक है, और बस 22 दूनी 44 कर दो बटा 100, और 0.44। ठीक है, यह जो आएगा किस में आएगा, रेडियन पर सेकंड में आएगा। ठीक है ना, इसमें 12 सेंटीमीटर का कोई रूल नहीं है। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, गिव इट्स इक्वेशन। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो होता है
ये यू बोलता है कि टोटल मोमेंटम ऑफ बॉडी इज ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व्ड, टोटल मोमेंटम ऑफ बॉडी इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, वो हमेशा एक जैसा रहेगा। इफ, इसकी एक शर्त है ना, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट, इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, बस एक्ट्स ऑन इट, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो ये कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है, कांस्टेंट रहता है। इसकी इक्वेशन क्या होगी, तो इसकी इक्वेशन ये है m1v1, मतलब ऐसे नहीं होती है, फाइनल मोमेंटम जो होता है वो किसके बराबर होता है, इनिशियल मोमेंटम के। तो दो बॉल्स है, ठीक है ना, ये टकराने के पहले और टकराने के बाद मास m1 m2 मान लेते हैं, स्पीड आपकी u1 u2 मान लेते हैं, वही मास m1 m2 और स्पीड हो जाएगी v1 और v2 हो जाती है। तो ये फाइनल केस होता है और इनिशियल केस होता है, तो फाइनल और इनिशियल बराबर होता है। तो फाइनल कितना होगा, m1v1 प्लस m2v2 और इनिशियल होगा m1u1 प्लस m2u2। तो यही जो आपको दिख रही है इसी को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ COM, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन। फाइंड द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो इनके बीच का एंगल निकालना है। देखो ऐसे तो एंगल का फॉर्मूला है a वेक्टर डॉट b वेक्टर, जब भी आप करते हो तो ये आपका सॉल्यूशन आता है AB cos थीटा। तो यहाँ से cos थीटा कितना आता है, a डॉट b अपॉन AB। अपने केस में क्या होगा, a डॉट b नहीं होगा, यहाँ पे f डॉट s होगा, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दे रखा है और नीचे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। तो इसको लिख देते हैं अपन 3i प्लस 4j माइनस 5k डॉट होगा 5i प्लस 4j प्लस 3k के साथ में, और ये डिवाइड होगा मैग्नीट्यूड से, अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर, इधर भी सेम 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ऊपर का जो सॉल्यूशन है 5 तरी 15 प्लस 4 चौक 16 माइनस 5 तरी 15, ठीक है, और नीचे का जो सॉल्यूशन है 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ठीक है, 9 प्लस 16 प्लस 25, तो 25 5 30 10 40, 40 और 10 50, 50 आ रहा है, 50 50 50 ही आएगा, ठीक है ना, इसका स्क्वायर लिख रहा हूँ मैं, मतलब भी सेम ही आ रहा है। 15 से 15 कटेगा 16/50 आएगा। तो कॉस थीटा जो है वो आपका हो जाएगा 16/50, वो यहाँ से थीटा आएगा आपका कॉस इनवर्स, ठीक है ना, ये कट रहा है एक बार, दो से, 2 8 16 और 2 25, 8/25, ये आपका आंसर आ जाएगा। एंगल निकालना है खाली इसके अंदर, ठीक है। फिर 38वां क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, देयर इज रिलेशन फॉर द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड यूजिंग सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स क्या होता है, y बराबर y1 प्लस y2, दो वेव्स जब मिलती है एक दूसरे में सुपर इम्पोज करती है तो उसको सुपरपोजिशन बोलते हैं। तो y1 का अपन क्या लेते हैं, a1 साइन ओमेगा टी, और y2 का अपन क्या लेते हैं, a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। वेव्स के केस में के एक्स भी लगा सकते हो आप, है ना, ओमेगा टी प्लस के एक्स भी आप इसमें यूज कर सकते हो, ठीक है, के एक्स भी आप ले सकते हो। भले बुक का जो डेरिवेशन है वो देख लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बुक वाले देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको तो लेना है अपने को ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, है ना, दूसरा अपन लेंगे ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाइव, ठीक है ना, एक एक्स्ट्रा आ जाएगा इसमें एलिमेंट फाइव का। तो सॉल्व करेंगे तो y तो ए तो कांस्टेंट आ जाएगा, तो साइन ए प्लस साइन बी की आइडेंटिटी लग जाएगी, ठीक है। तो आइडेंटिटी क्या होती है, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2, तो दोनों प्लस हो जाएंगे, तो 2 ओमेगा टी प्लस 2 के एक्स प्लस 5/2, ठीक है ना, कॉस ए माइनस बी बाई 2, तो ए माइनस बी में ये तो ये कट जाएंगे आपस में, खाली क्या बचेगा, बस -5/2, तो इसको आगे ले लेंगे तो y बराबर 2a, ठीक है ना, कॉस, कॉस के अंदर माइनस भी होता है तो वो प्लस में बाहर आता है, इसको छोड़ दो आप, ठीक है, साइन, यहाँ पर 2 से ये कट जाएगा, तो ओमेगा टी प्लस के एक्स पाई से नहीं कटेगा, तो +5/2, ठीक है ना, ये आपको इक्वेशन मिलेगी। इसमें ये जो आपको ये मिल रहा है ना, इसको बोलते हैं रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या मिल जाएगा आपको,
2a cos π/2, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट्स ऑफ द वेक्टर a एंड b। एक तो a डॉट b निकालना है, a डॉट b निकालना है 3i माइनस 4j प्लस 5k का डॉट करेंगे माइनस का 2i प्लस j माइनस 3k के साथ, तो डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। और एक आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। क्रॉस के लिए क्या करते हैं, वही तरीका लगाना है, आई जे के, और उसके बाद में a यानी कि 3 माइनस 4 एंड 5 एंड b इज माइनस 2 1 एंड माइनस 3, तो सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। दोनों को सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, इजी है। ऑन एन एवरेज ह्यूमन हार्ट इज फाउंड टू बीट 75 टाइम्स इन अ मिनट। 75 बीट है कितने में, 1 मिनट में। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। कैलकुलेट इट्स फ्रिक्वेंसी एंड पीरियड। देखो फ्रिक्वेंसी का तो फॉर्मूला ही अपने आप में नंबर ऑफ बीट्स अपॉन टाइम होता है, ठीक है ना। नंबर ऑफ SHM या टाइम भी कह सकते हो। तो 75 बीट है 60 सेकंड, तो फ्रिक्वेंसी तो आपकी 75/60 ही आएगी, या काट दो, छोटा बड़ा कट रहा है, ठीक है। 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 में 25, ठीक है। और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 15/12, 1 मिनट ये भी कटेगा। 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 5/4 से कट रहा है, तो 5/4, ठीक है ना। हर्ट्ज में आएगा आंसर, ध्यान था, यूनिट इंपॉर्टेंट है। फिर टाइम पीरियड की बात करूँ तो टाइम पीरियड जो होता है वो फ्रिक्वेंसी का उल्टा होता है। टाइम पीरियड जो होता है 1/फ्रिक्वेंसी होता है। तो फ्रिक्वेंसी अगर 5/4 है तो ये आपका 4/5 आएगा। सेकंड में आता है ना ये, टाइम पीरियड सेकंड में। फिर डिफरेंशिएट बिटवीन कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, तीनों में क्या डिफरेंस है ये आपको बताना है। तो देखो कंडक्शन जो होता है, इसमें जो बल्क मटेरियल है, बल्क मीडियम, वो मैटर करता है, ठीक है ना। मीडियम ट्रैवल नहीं करता है, बल्क मीडियम होता है, हीट ट्रैवल करती है, हीट ट्रैवल करती है थ्रू मीडियम, मीडियम से ट्रैवल करती है। विदाउट डिस्टर्बिंग पार्टिकल, विदाउट डिस्टर्ब मीडियम, बिना डिस्टर्ब किए मीडियम को, ठीक है ना। तो मीडियम सेम रहता है इसके अंदर, इसमें क्या होता है, मीडियम सेम रहता है। सारे पॉइंट एक ही साथ लिख रहा हूँ, क्लियर है। मेटल्स के अंदर होता है ये, और जो इसको कंडक्शन को करते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स कहते हैं, कंडक्टर्स, ठीक है। कन्वेक्शन की अगर बात करूँ तो इसमें बल्क मीडियम ट्रैवल, बल्क मीडियम खुद से ट्रैवल करता है, ठीक है ना, विद विद हीट, हीट को लेके करता है ना, ऐसे खुद से मतलब ये ट्रैवल नहीं कर रहा है, हीट को लेके कर रहा है, ठीक है। तो मीडियम डिस्टर्ब हो रहा है इसके अंदर, इसमें मीडियम डिस्टर्ब हो रहा है। अब ध्यान दोगे तो मीडियम डिस्टर्ब होगा, चेंज हो रहा है मीडियम, ठीक है ना। मीडियम चेंज हो रहा है, डिस्टर्ब और चेंजेस, मीडियम चेंज होता रहता है, ठीक है। पार्टिकल पोजीशन से चेंज होते रहेंगे। किसके अंदर होता है, तो लिक्विड के अंदर होता है, मोस्टली लिक्विड, या फिर आप बोल दो कि फ्लूइड के अंदर होता है, फ्लूइड बोल दो आप, ठीक है ना। जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, इसके अंदर कन्वेक्शन होता है, ठीक है ना। क्लियर है। रेडिएशन की बात करें तो इसमें नो मीडियम रिक्वायर्ड, किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है, किसी मीडियम की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। हीट ट्रैवल बाय इटसेल्फ, हीट खुद से ट्रैवल करती है, ट्रैवल बाय इटसेल्फ, हीट खुद से ही ट्रैवल करती है। इसके अलावा जो रेडिएशन होता है, ठीक है, उसमें रेडिएशंस का यूज़ होता है, मतलब अलग अलग वेव्स होती है, वेव्स कंसेप्ट है ये, वेव्स के थ्रू ट्रैवल होता है, ठीक है। जो भी ट्रैवल होता है वेव्स के थ्रू होता है, क्लियर। हीट जो होती है वेव से ट्रैवल करती है, इंफ्रारेड वेव्स वगैरह होती है उनसे ट्रैवल करती है। और इसके अलावा ये वैक्यूम, मतलब वही बात है, नो मीडियम रिक्वायर्ड, वैक्यूम में भी हो सकता है ना। किसी मीडियम की जरूरत ही नहीं है इसके लिए, ठीक है। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका सनलाइट, सन से लाइट आती है, वो किसी मीडियम के थ्रू थोड़ी आती है, बीच में वैक्यूम भी तो है, ठीक है ना। सनलाइट इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है ना। व्हाट इज फ्रिक्शन, व्हाट आर इट्स टाइप्स। तो फ्रिक्शन क्या होता है, तो फ्रिक्शन की अगर डेफिनेशन की बात करें तो ये एक तरह से बैकवर्ड ड्रैग होता है, या यूँ बोल दो कि अपोजिट अपोजिट फोर्सेस होते हैं बिटवीन टू सरफेस, अपोजिट फोर्सेस बिटवीन टू सरफेस, अपोजिट फोर्सेस बिटवीन टू सरफेस,
दो सरफेस के बीच का अपोजिट फोर्स है, जब वो एक दूसरे पे क्या करती है, स्लिप करती है ना, ये आगे जा रही है पीछे जा रही है, ठीक है। तो एक दूसरे पे जब कोई चीज़ स्लिप करेगी तो उस पर जो फोर्स लगेगा उसको अपन क्या बोलेंगे, फ्रिक्शन बोलेंगे। टाइप्स क्या क्या होते हैं इसके, तीन टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? एक तो स्टैटिक होता है, एक काइनेटिक होता है, और एक रोलिंग होता है। तो ये तीन टाइप्स है, तीनों टाइप का शॉर्ट एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा, छोटा मोटा, ठीक है ना। ऑल्सो स्टेट द वे टू स्टॉप और रिड्यूस फ्रिक्शन। रिड्यूस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के क्या क्या स्टेप्स होते हैं, वो स्टेप्स आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है ना। क्या क्या स्टेप्स, जैसे कि आप ऑयलिंग कर सकते हो, ऑयलिंग कर सकते हो, ग्रीस, ग्रीस को अप्लाई कर सकते हो, है ना। ये कुछ आपको पॉइंट्स और लिखने पड़ेंगे दो चार। ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मेथड ऑफ कैलकुलस, कैलकुलस मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन आपको निकालनी है, ठीक है ना। तो इसमें तो वही है, एक तो पहली इक्वेशन जो है आपकी v बराबर u प्लस ए टी, वो कैसे निकलेगी। a बराबर क्या होता है आपका, डी वी बाई डी टी। तो यहाँ से डी वी कितना आ जाएगा आपका, ए डी टी। इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो डी वी का आपका इंटीग्रेशन v आपका आएगा u से v पे, और a डी टी का t आएगा 0 से t पे। तो ये आपका v माइनस यू, और ये आपका ए टी, और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, v बराबर u प्लस ए टी। वैसे जो सेकंड इक्वेशन है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसके लिए क्या करना होता है, a बराबर, सॉरी, v बराबर डी एक्स बाई डी टी वाली इक्वेशन यूज करनी है, ठीक है ना। यहाँ से डी एक्स बराबर वी डी टी आ जाएगा, उसके बाद इसको इंटीग्रेट करेंगे तो v की जगह अपन u प्लस ए टी रख देंगे, बस इतना सही चेंज है। यहाँ पे v की जगह अपन क्या करेंगे, u प्लस ए टी रख देंगे, और उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। और तीसरी इक्वेशन के लिए टू ए एस बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर के लिए भी यही करना है, v बराबर डी एक्स बाई डी टी। लेकिन फिर यहाँ पे चेंजेस क्या है कि आप इसको है ना dv से मल्टीप्लाई और dv से डिवाइड कर दो, तो dv बाई डी टी तो a बन जाएगा, और dv को उधर भेज दो तो v dv बराबर मिल जाएगा आपको a dx, ठीक है ना। इसका अलग इंटीग्रेशन होता है। तो ये v dv पे करेंगे तो v स्क्वायर बाई टू आ जाएगा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट से क्या बन जाएगा, ये v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, ये वो वाला है, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर वाला जो डेरिवेशन है बुक में भी दे रखा है। ये अपना रिजल्टेंट आर होता है, ये अपना ए होता है, ये अपना बी होता है, इसको बी मान लेते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर थीटा एंगल लेके, ये बी है तो ये बी साइन थीटा, और ये बी कॉस थीटा, फिर ये एंगल बड़ा फाई मान लेते हैं, ठीक है। तो इसमें आर जो होता है वो निकालना पड़ता है, वैसे पीजीटी का कंसेप्ट इसमें यूज होता है, लेकिन सब कर कुरा के सॉल्व कर कुरा के जो आर आता है इसका, वो आता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है। और एंगल निकालना है बीच का, तो एंगल बीच का टेन थीटा बराबर क्या होगा, देखो टेन थीटा बराबर क्या होगा यहाँ से, बी साइन थीटा, एक मिनट, टेन थीटा नहीं आएगा, नहीं बस ठीक है, इतना ही निकालना है ना, इतना ही निकालना है, ये आपका आंसर है। फाई निकलता है ना, टेन फाई निकलता है, पर टेन फाई निकालना ही नहीं है। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट सॉरी, व्हाट इज द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन है ना, ऑफ द ब्लॉक ऑन ट्रॉली सिस्टम, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन ट्रॉली एंड द सरफेस इज 0.04 दे रखा है इसका, 0.04। व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग पे टेंशन है तो हो जाएगा सोल्व, ये उस पॉइंट पे ले लो आप, तो एक्सेलरेशन है, तो ब्लॉक जो है वो आगे चल रहा है, ब्लॉक जो है वो आगे चल रहा है, तो एक्सेलरेशन ए, तो फोर्स कितना होगा एम है, आगे क्या लग रहा है टेंशन, पीछे क्या लग रहा है फ्रिक्शन, तो एम ए किसके बराबर हो जाएगा, टेंशन माइनस फ्रिक्शन, ठीक है। एक तो ये पहली इक्वेशन होगी, दूसरी इक्वेशन नीचे मिल जाएगी, नीचे भी जो है वो ब्लॉक मोशन कर रहा है नीचे की तरफ, ठीक है। तो इसका जो मास है वो 3 kg है, तो 3a एक्सेलरेशन जो हो जाएगा, उसका फोर्स 3a हो जाएगा। नीचे फोर्स लग रहा है आपका 30 न्यूटन, ठीक है, वो दे रखा है, इसने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है। ऊपर टेंशन लग रहा है टी, तो यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगी वो 30 माइनस टी इजिकल्स टू 3a बन जाएगी। तो एक्सेलरेशन तो आपका वैसे निकल जाता है इसके अंदर डायरेक्टली भी।
तो फ्रिक्शन फोर्स देखो कैसे निकलेगा, फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला होता है म्यू एन, ठीक है। तो ये अपना हो जाएगा, म्यू अपना है 0.04, और एन जो है वो एम जी के बराबर होता है, तो 20 × 10 यानी कि 200 हो जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट हटेगा, 2 जीरो से 2 जीरो पूरे कट गए, 4 दूनी 8, तो फ्रिक्शन फोर्स तो 8 न्यूटन है, ठीक है। अपोजिट में कितना लग रहा है, 8 न्यूटन। अब ये अगर 8 है, ठीक है, ये अपना ए फ्रिक्शन फोर्स अगर अपना 8 है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन तो निकल जाएगा। एक्सेलरेशन क्या होता है, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। तो नेट फोर्स कितना लग रहा है, उधर 30 लग रहा है, और अपोजिट में कितना लग रहा है, 8। तो 30 - 8, और टोटल मास कितना है, 20 + 3, 20 + 3, तो 30 - 8 22 आएगा, और 20 + 3 23 आएगा। तो एक्सेलरेशन तो 22/23 आ गया, ठीक। और उसके बाद में एक्सेलरेशन निकल गया, तो अब तो टेंशन भी निकल जाएगा, है ना। यहाँ से देखो, 30 माइनस टेंशन इजिकल्स टू 3a है। तो 30 माइनस, इसी काम करो, इसको सॉल्व कर दो, टेंशन को उधर लेके चले जाओ, और 3a को उधर लेके जाओ, टेंशन बराबर 30 - 3 है, दैट इज 30 - 3 इंटू ए कितना है आपका, 22/23 है ना। तो सॉल्व करेंगे, अगर होता होगा तो जो भी आएगा वो आपका आंसर। In a car lift, compressed air exerts a force of F1 on a small piston having a radius of 5 centimeter. The pressure is transmitted to second piston. ये हाइड्रोलिक वाला कंसेप्ट है ना। इसमें फॉर्मूला इसका पता होगा। ये यहाँ का प्रेशर, यहाँ का प्रेशर बराबर होगा, पास्कल लॉ है। तो प्रेशर P1 अगर P2 का बराबर है, तो P1 क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, और ये भी क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया, तो ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, कार कंप्रेस एयर एक्सर्ट फोर्स F1, जो फोर्स लग रहा है वो F1 है, और इसकी जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है। तो पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई इंटू 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो फिर यहाँ पर क्या है, सेकंड पिस्टन जो है 15 सेंटीमीटर की रेडियस है, और मास जो है वो 1350 है। तो 1350 का मास है, और 15 सेंटीमीटर की रेडियस है, तो 15 का स्क्वायर, पाई से पाई तो वैसे ही कट जाएगा, ठीक है ना। फिर 5×3 = 15, ठीक है, और 3 का स्क्वायर कर दो, 9 आ जाएगा। 9 से अगर ये कटता है, 5 6 7 8 9 कट रहा है, 9 से 9 कटेगा, 9 एकम 9, 10 11 12 13, 4 9 बजे 45 1 17, 150 आ गया। जो F1 है वो 150 mg, ठीक है। ये मतलब F1 तो नहीं आ रहा है, ये तो मास आ रहा है, जैसे W1, मतलब M1 लिख देते हैं भले ही, क्योंकि मैंने वो मास ही रखा था। फोर्स ही निकालना है अगर एग्जैक्टली, ठीक है ना, एग्जैक्टली फोर्स ही निकालना है, तो मास इंटू जी कर दो, ठीक है ना। तो 150 × 10 और कर दो, ठीक है। तो फोर्स मिल जाएगा आपको, क्या मिलेगा फोर्स आपका, मैंने mg क्यों लिखा, किलोग्राम दे रखा, सॉरी, केजी है ना। तो ये 1500 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है ना, 1500 न्यूटन। The terminal velocity of the copper ball of radius 2 mm falling through the tank of oil at this is 6.5 सेंटीमीटर पर सेकंड। कंप्यूट द विस्कोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला ये होता है 2g r² रो माइनस सिग्मा अपॉन 9, 9 होता है 9n, 9 इंटू विस्कोसिटी, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से सब कुछ दे रखा होगा, देखो रख दो बस, 2g तो 10 रख दो, 9.8 तो नहीं बोल रहा है, कहीं पे नहीं बोल रहा है। आर जो है वो रेडियस होती है, 2 mm की रेडियस है, तो 2 × 10⁻³ कर देना, क्योंकि मीटर में चाहिए अपने को, और इसका स्क्वायर भी होगा। फिर जो रो है डेंसिटी होती है, तो विस्कोसिटी ऑफ ऑयल तो निकाल, विस्कोसिटी ऑफ ऑयल है 20 डिग्री सेल्सियस, कंप्यूट विस्कोसिटी निकालना है, ठीक है। विस्कोसिटी को छोड़ देंगे अपन, है ना। डेंसिटी ऑफ ऑयल, एक डेंसिटी 8.9 है, इंटू 10⁻³ माइनस एक है 1.5 इंटू 10⁻³ है ना, बड़े से छोटे को माइनस करो, कंफ्यूज मत हो, डिवाइडेड बाय 9 इंटू विस्कोसिटी होता है, और एक इसके बराबर हो जाएगा 6.5 सेंटीमीटर है, तो मीटर में करने के लिए 10⁻² कर देंगे, ठीक है। तो मीटर पर सेकंड, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो टर्म, तो फिर एन निकल के आएगा, ठीक है ना। इसको एन के लिए सॉल्व करना है, बुक का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे अपन। राइट केपलर्स लॉ ऑफ मोशन विथ सुटेबल रहेगा, केपलर्स के लॉ लिख, केपलर्स के लॉ, केपलर्स के 3 लॉ है। लॉ ऑफ, लॉ ऑफ एलिप्स, एलिप्स का जो लॉ है, ठीक है। लॉ ऑफ ऑर्बिट्स बोल दो, ऑर्बिट्स,
ठीक है, ऑर्बिटल एलिप्टिकल पाथ में घूमते हैं वो, लॉ ऑफ ऑर्बिटल डायग्राम जो बोल रहा है वो सुटेबल डायग्राम इसी की बात कर रहा है, इस तरह का डायग्राम बनाना है। फिर लॉ ऑफ एरियास, एरिया वाला जो लॉ है, और तीसरा जो है लॉ ऑफ पीरियड्स, ठीक है ना, ये टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब वाला जो लॉ है। ठीक है, तीनों लॉ आपको लिखना है, इसका डायग्राम समेत लिखना है। देयर इज द रिलेशन फॉर वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ, डेप्थ वाला जो डेरिवेशन था, ठीक है ना, सरफेस पे जी मानना है, डेप्थ पे जी डैश मानना है ना, सरफेस पे जी हो जाएगा जी एम बाय आर स्क्वायर, और डेप्थ पे जी जी एम डैश बाय आर माइनस डी का स्क्वायर, है ना। इसमें मास भी चेंज होता है, तो मास का रिप्लेसमेंट करना होता है, मास का रिप्लेसमेंट करोगे तो आपका जी डैश मिल जाएगा, है ना, जी वन माइनस डी बाई आर, कुछ फॉर्मूला इसका आएगा। ठीक है, सॉल्व करने पर, है ना, डेरिवेशन। We show that in case of one dimension elastic collision of two bodies, the relative velocity of separation after the collision is equals to, collision वाला डेरिवेशन है, collision वाला डेरिवेशन है। जैसे इसका मास m1 स्पीड u1 मान लेते हैं, इसका m2 स्पीड u2, दोनों टकराएंगे, टकराने के बाद में मास तो m1 m2 ही रहेगा, स्पीड v1 v2 हो जाएगी। तो इसमें एक तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन लेते हैं अपन, वन u1 प्लस m2 u2, और फिर अपन एक कंजर्वेशन एनर्जी की इक्वेशन लेते हैं, है ना, हाफ ऑफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2 v2 स्क्वायर बराबर हाफ ऑफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2 u2 स्क्वायर। को सॉल्व करना है, सॉल्व कहाँ तक करना है, यहाँ तक करना है। v1 माइनस u1 इजिकल्स टू v, सॉरी है ना, v1 माइनस v2 इजिकल्स टू u2 माइनस u1 ना, यहाँ तक सॉल्व करना है। या और उल्टा भी हो सकता है, ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, है ना, रिलेटिव वेलोसिटी जो है ना वो बराबर होती है, ऐसा शो करना है। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी बराबर है। पूरा डेरिवेशन नहीं करना है, v1 v2 नहीं निकालना है, रिलेटिव वेलोसिटी तक सॉल्व करना है बस। फिर लास्ट क्वेश्चन है, खत्म हो गया है लेक्चर, ठीक है ना, काफ़ी टाइम हो गया इस लेक्चर को, 1 घंटा होने आया है, तो अब ये लेक्चर ओवर हो गया है। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द मैक्सिमम स्पीड विद विच अ व्हीकल कैन सेफली नेगोशिएट अ कर्व्ड रोड, बैंक रेट है, बैंकिंग वाला डेरिवेशन करना है, रोड जो बैंक होती है ना, तो गाड़ी चलाता है अपन, ठीक है, एन आता है आपका, है ना, ऊपर आपको क्या मिलता है, अलग अलग कंपोनेंट मिल जाता है इसके, एक फ्रिक्शन मिल जाता है आपको, ठीक है, इधर सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है आपको, ठीक है, तो ये वो वाला ही डेरिवेशन है पूरा का पूरा, इसको थीटा एंगल पे बैंक कर रखा है ना, और उसमें वही इक्वेशन है, नॉर्मल की इक्वेशन, नॉर्मल निकाल के दूसरे के अंदर पुट करना होता है। ठीक है, तो वो इसका कुछ है वी करवा रूट पे कुछ इसका आंसर आता है, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा समथिंग समथिंग, ठीक है, इस तरह का कुछ आंसर आता है, साइन थीटा अपन साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, ठीक है, इस तरह का कुछ इसका आंसर आता है ना, आर जी। तो जो भी है, ये डेरिवेशन भी आपको इसमें करना हो सकता है। तो डेरिवेशन में ज़्यादा मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, क्योंकि डेरिवेशन तो सभी के पास लिखे हुए होते हैं, डेरिवेशन में ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी 1 मार्क्स के न्यूमेरिकल थे वो मैंने लगभग लगभग हिंट दे दी है कैसे उनको सॉल्व किया जाएगा और क्या उनका अप्रोच रहेगा, ठीक है ना। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, अच्छे से उसको याद कर लेना एक बार, ठीक है, और लाइक ज़रूर करके जाना वीडियो को।